हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं हार्मोनल क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, साइट कहां होता है वो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताए चैनल के बारे में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन? एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ व्हाट स्पर्म एंड ओवम। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ा, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है अभी तक? ओव्यूलेशन पढ़ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या पढ़ चुका है? ओव्यूलेशन पढ़ चुका है। ठीक है, और यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर में क्लियर हो गया होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस से हमारा क्या बन चुका है? स्पर्म। ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या बनना है? ओव्यूलेशन हो रहा है तो क्या बनेगा? ओवम। ठीक है, बट एक चीज देखो कि हम लोग देख चुके हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम ओवम का रिलीज कब होता है, मतलब सेकेंडरी oocyte स्पेसिफिकली बात करें, सेकेंडरी oocyte। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें सेकेंडरी oocyte, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर साइकिल की बात करें तो प्री ओव्यूलेटरी फेज आता है, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज आता है, उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आता है, और तुम हार्मोनल सेक्शन पूरा देख चुके हो। ठीक है, तो फर्स्ट डे चलता है, फिर 14th डे ओव्यूलेशन होता है, फिर 15 से 28 दिन तक क्या होता है? पोस्ट ओव्यूलेशन चलता है, ये आगे। ठीक है, इस फेज में क्या होता है? यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका होता है और सारा हार्मोनल चेंजेस देखते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बताना चाहूं, जो एंडोमेट्रियम का जो वॉल है, ठीक है, एंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो थिकन हो चुका होता है और वेस्कुलराइज्ड हो चुका होता है। ठीक है, थिकन और वेस्कुलराइज्ड। तो यहां पर में दो केस बनता है। दो केस बनता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो चलो इम्प्लांटेशन भी आगे होगा। ठीक है, जो नॉर्मल केस में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एंडोमेट्रियम बना था वो कौन सा स्टेज में चला जाएगा? अब कौन सा स्टेज आ जाएगा? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में चला जाएगा। ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जो एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर किया था, ये किस फेज में चला जाएगा? ब्लीडिंग फेज में चला जाएगा। कौन से फेज में चला जाएगा? ब्लीडिंग फेज में चला जाएगा। ठीक है, ये ब्लीडिंग फेज में चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम आपस में प्रिपेयर करके रखा है, यहाँ पर जाइगोट का क्या हो जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और फिर क्या इसका इम्प्लांटेशन क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर हो जाएगा। चलो, तो यही फर्टिलाइजेशन करना है और इम्प्लांटेशन होना है। ठीक है, अब यही होना है। तो देखो यही एक पूरा है। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है तो वो तो मैं बताया हूं। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो तो मैं बता ही दिया हूं, है ना? तो ये ओव्यूलेशन है और बाकी स्ट्रक्चर वाला पार्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस इससे पहले वाले लेक्चर में। बट अभी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, अब क्या हुआ कि फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया? ये यहां पर मैं यूट्रस बन गया इस तरह से। ठीक है, एक साइड का दिखा रहा हूं, इधर फेलोपियन ट्यूब ना, इस तरह से यूट्रस। तो देखो यहां पर ओवम आया, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte तैरता तैरता यहां पर आया और यहां सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, और यहां से क्या आया? स्पर्म आया। ठीक है, स्पर्म यहां आया और यहां पर हो गया। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का जो मेन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में, मतलब साइमल्टेनियसली स्पर्म को और ओवम को साइमल्टेनियसली पहुंचना होगा। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम को साइमल्टेनियसली यहां पर पहुंचना होगा।
उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले क्या होता है, कोएटस होता है, जिसके कारण सीमेन क्या होता है, रिलीज हो जाता है पेनिस के थ्रू इनटू द वेजाइना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, जिसे मोसाइल स्पर्म रैपिडली स्विम करता है, ठीक है, और पास थ्रू द सर्विक्स से पास होते हुए ये कहां चला जाता है, यूट्रस में, और फाइनली एम्पुलरी रीजन ऑफ द व्हाट, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ इसका साइट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो, अब डायरेक्ट तो है नहीं कि स्पर्म जाके डायरेक्टली फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। स्पर्म अपने आप को तैयार करता है, ठीक है, कि ओवम में जाके फ्यूज करे, ठीक है। स्पर्म अपने आप को तैयार करता है कि ओवम में जाके फ्यूज करे और जाके फर्टिलाइजेशन हो जाए और मिलन हो जाए, ठीक है। उसके लिए स्पर्म आपस में क्या करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। मतलब अपने अंदर कुछ चेंजिंग करता है, कुछ चेंज करता है, ठीक है, कुछ चेंज करता है, अभी इतना याद रखो, कुछ चेंज करता है जो कि स्पर्म को क्या करता है, एक्टिवेट करता है फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कुछ बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस होते हैं, इतना याद रखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे में, ठीक है। ये कहां होता है, जब, अब किसके कारण होता है, जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म इंटर करता है, उस समय कुछ फर्टिलाइजिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्पर्म के अंदर, ताकि उसको अंदर से मतलब जो जोना पेलुसिडा है उसको पेनिट्रेट कर सके। ये सब चेंजेस वहां पर में ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का चेंजेस होता है, ये सब सारा चेंजेस वहां पर में देखने को मिलता है, तो वो चेंजेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो अभी, ठीक है। चलो, तो देखो कि जब फर्टिलाइजेशन कभी हो सकता है, देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन सकता है, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब स्पर्म एंड ओवम साइमल्टेनियसली एक साथ यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में पहुंचे, और यही रीजन है कि जितना भी कॉपुलेशन होता है वो सारा कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता ऑल द टाइम, ठीक है। This is the reason why all not copulation not going to be lead of fertilization and pregnancy, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर द इवेंट्स गोइंग टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, व्हाट आर द इवेंट्स फर्टिलाइजेशन का, तो व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर, दैट इज syngamy, after that plasmogamy, after that karyogamy, after that amphimixis. These are like a मिलन, ठीक है, एक दो चीज आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस है, बस सोचो वही चीज, ठीक है। अब क्या सोचना है, देखो प्रोसेस याद रखो कि अब सबसे पहले भाई साहब क्या आया, सबसे पहले एम्पुलरी रीजन में क्या आया, सिनगैमी प्रोसेस में क्या हो गया, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले, हाँ चलो मिले, ठीक है। अब इसमें आपस में बातचीत होता है, इंटरनल बातचीत, जैसे सेल आपस में बातचीत करता है ना, वैसा बातचीत होता है, ठीक है, कि हाँ चलो प्लाज्मोगैमी करते हैं अब आगे। अब सिनगैमी हो गया, मिलन हो गया, ठीक है। अब चल तो प्लाज्मोगैमी करते हैं, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब क्या हो गया, जब ये मिले, अब इसका साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो रहा, फ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये आगे बताता हूँ कि इसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर उसमें किस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज्म मिल गए तो भाई साहब साइटोप्लाज्म देखो, इसके अंदर स्पर्म आ चुका है, इसका साइटोप्लाज्म, स्पर्म का भी साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर में ओवम का भी साइटोप्लाज्म यहाँ पर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओवम का भी साइटोप्लाज्म है और ओवम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सेल का, ये उसका न्यूक्लियस है स्पर्म का, ठीक है। अब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, ठीक है, प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन हो गया, चलो। अब जब फ्यूजन हो गया तो बताओ न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम भी तो मिलेगा, तो अगला स्टेप उसी को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में क्या होगा, इंटरमिंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है बात, ठीक है। चलो, तो अब देखो जो मेन जो प्रोसेस है कैसे क्या होता है, सबसे पहले सेकेंडरी oocyte की तरफ जो स्पर्म है वो आता है, ठीक है। स्पर्म पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटर को। सबसे पहले बताओ कि ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। इसके बाहर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, इसके बाहर वाले लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। और इसके बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, सेल्स का लेयर होता है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, इस तरह से, ठीक है। एक डायग्राम में तुम्हें दिखाता हूँ, ओवम जब मैं पढ़ाया था, ओवम का स्ट्रक्चर उसमें मैंने बताया था इसका, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये देखो, ये जोना पेलुसिडा का लेयर है रेड वाला, ठीक है। ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर है, उसके अंदर में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। जोना पेलुसिडा के अंदर में लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस, इसके अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीवाइटलाइन स्पेस,
ठीक है। अब देखो उसके बाहर वाले लेयर में ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये सारे सेल्स को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और देखो ये स्पर्म यहाँ फ्यूजन होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले ये बताओ कि पेरीवाइटल स्पेस क्या होता है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड जोना पेलुसिडा, ठीक है। स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज हम लोग देख लिया। अब देखो कि मेन चीज ये है कि ये जो है, अब इसको क्या करेगा, स्पर्म एडरेंस ऑफ द स्पर्म, ठीक है, टू द जेड फ्री रिसेप्टर। अब इस पे क्या होता है कि हाँ, ये स्टेप पहले बच गया ना, कि देखो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा के थ्रू स्पर्म का क्या होगा, पेनिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस है बाहर वाला, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब देखो स्पर्म क्या होगा, पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हेलोरेज एंजाइम, हेलोरिनीडेज एंजाइम, ठीक है, हेलोरिनीडेज एंजाइम के थ्रू ये पेनिट्रेट करेगा। और फिर क्यों ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है कहाँ पे बताओ, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये जो स्पर्म है इसका जो एक्रोसोम हेड के एक्रोसोमल हेड होता है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है हेलोरिनीडेज एंजाइम, ठीक है। adherence of the sperm to the adherence to the sperm receptor, जिसको बोलते हैं जेड फ्री रिसेप्टर, जो जोना पेलुसिडा में प्रेजेंट होता है। ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं जेड फ्री रिसेप्टर, जेड पी3 रिसेप्टर, इसको बोलते हैं जेड पी3 रिसेप्टर। और ये प्रेजेंट होता है स्पर्म रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा पे। इस पे ये बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद इसमें इनिशियल एक्रोसोमल रिएक्शंस होता है, और एक्रोजिन या जोनल लाइसिन एग्जाम जो ये एंजाइम है उसका रिलीज होता है, और ये फ्यूजन कर जाता है, ये फ्यूज करता है, ठीक है। अब जब फ्यूज कर लिया तो क्या करेगा, जोना पेलुसिडा में ये पेनिट्रेट कर गया विद द हेल्प ऑफ एक्रोसिन एंजाइम। अब जब पेनिट्रेट कर गया तो उसका संगम हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग हुआ तो फैगोसाइटोसिस बाय द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ, अब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड, यहाँ पर में कंप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी oocyte मिलके क्या बना रहा है, सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम का रिलीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवम बनता है, ठीक है। मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना पड़ता है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी और एम्फीमेक्सिस, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो ये हमारे पास जाइगोट बन चुका है, ठीक है, ये फाइनली हमारे पास जाइगोट बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, कि मेजोरिटी ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रख लो कि मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स में क्या होता है, टेल इंटर नहीं करता इनसाइड द एग, लेकिन मैमल्स में ऐसा होता है कि ह्यूमन में भी, कि कंप्लीट स्पर्म इंटर करता है, और जो कंप्लीट स्पर्म इंटर करता है वो सारा कंप्लीट स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, वो उसको क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के एग में, ठीक है, सॉरी एग के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, उसमें डिसॉल्व कर जाता है, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। पर बताओ इस दोनों को क्यों रखते हैं, देखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेल डिवीजन में तो हेल्प करता है ना, तो जो एक सेल बना उसको 2 सेल भी तो बनना है, ठीक है। इस 2 सेल बनने के लिए, 2 सेल बनने के लिए तो हमें सेंट्रियोल बता, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो चाहिए ना, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चाहिए तो उसको बचा के रखना, बाकी सब डिग्रेडेड हो जाता है, ठीक है। जब एक स्पर्म इंटर कर जाता है सेकेंडरी oocyte में, तो अपने आप में कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू जोना पेलुसिडा अपने आप में कॉर्टिकल रिएक्शंस करता है, और जितने भी बाकी जो स्पर्म बचे हुए हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है, ताकि एक बार में एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, एक बार में एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है, मतलब एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। चलो, proximal centriole of a sperm is divided into two daughter. Proximal centriole of a sperm is divided into two daughter centriole की तरफ। अब वही माइटोसिस वाला जो फीचर है, ये जो proximal centriole है ये डिवाइड करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण क्रोमोसोम को क्या करेगा, इसे खींचेगा, ठीक है, घींचे करेगा, ठीक है। चलो, तो ये जो प्रोसेस है मियोसिस का, ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो, इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं मियोसिस का, बस इतना याद रखो कि अपोजिट पोल पे जाते हैं, वहां पे स्पिंडल फाइबर निकलता है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जाके अटैच करता है, और वो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को क्या करता है, सेपरेट करता है, जिसमें एक एक्स आता है और एक वाई आता है। अब देखो, अब एक्स आया, एक वाई आया, ठीक है। तो सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर, ठीक है।
देखो मेल में क्या होता है एक्स वाई, फीमेल क्या होता है एक्स 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 एक्स, ठीक है। अब देखो ये एक्स वाई एक्स के ये एक्स वाई के साथ जाएगा तो एक्स वाई बनाएगा मेल, फिर ये एक्स वाई के साथ जाएगा तो ये मेल बनाएगा, ठीक है। फिर ये एक्स एक्स के साथ जाएगा तो मेल बनाएगा, और ये एक्स एक्स के साथ जाएगा तो ये सॉरी फीमेल बनाएगा, ये दो फीमेल। तो हमेशा 50% चांस होता है कि मेल गैमीट एक्स कैरी एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है और 50% कैरी करता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो जाइगोट क्या हो सकता है, या तो एक्स एक्स या एक्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्पर्म व्हाट वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम। ओवम में कौन सा चीज क्या फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। ओवम में क्या फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो डिपेंड करता है ना। तो ये डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, नॉट इन द केस ऑफ फीमेल, ठीक है। इसीलिए पहले ऐसा होता था कि समाज में लड़का नहीं होता था तो थोड़ा सा वो सारा बोझ महिलाओं पे डाल दिया जाता था, है ना। तो वो चीज गलत है। मोस्टली डिपेंड कौन करता है, जो लड़का है, लड़का होना है या लड़की होना है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये मेल पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड्स ऑन फीमेल। क्योंकि फीमेल क्या है होमोजाइगस है और मेल क्या है हेटेरोजाइगस है, हेमीजाइगस जिसको बोलते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते होगे, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब जाइगोट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट तो बन गई है भाई, अब जाइगोट को क्या करना है, अंदर में सेल डिवीजन करना है। अब अंदर में सेल डिवाइड होगा, लेकिन जाइगोट का सेल का साइज चेंज नहीं होगा। कैसे, देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लीवेज या क्लोज माइटोसिस या सेगमेंटेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, जनरल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रिपरेशन का फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस क्लीवेज के बारे में देखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पूरा ये स्टेज पूरा देखेंगे, ठीक है। आगे बात सुनने चलो। तो देखो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, समझो कि यहाँ पर हमारे पास जाइगोट बना, ठीक है। ये है हमारे पास जाइगोट, ठीक है। ये हमारे पास जाइगोट बना, ठीक है। देखते जाओ कैसे क्या होता है। ये मैं पहले क्यों बनाया हूं, ठीक है। देखो ये सब जाइगोट, सॉरी ये सब जाइगोट नहीं है, मतलब एक जाइगोट बना। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर सेल डिवीजन चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, ये हमारे पास जाइगोट का न्यूक्लियस था, ठीक है। अब देखो अब ये जाइगोट का न्यूक्लियस था, अब ये डिवाइड कर गया टू सेल स्टेज में, ठीक है। टू सेल स्टेज में डिवाइड कर गया, मतलब इसका कुछ न्यूक्लियस इधर आ गया होगा, इसका कुछ, गौर करते जाना, ठीक है। अब ये डिवाइड कर गया फोर सेल स्टेज में, अब ये भी सेल डिवाइड करेगा, ये भी सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब हर सेल फिर से डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हर सेल जब फिर से डिवाइड करेगा, ठीक है, ये इधर था, अब ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया, ठीक है। तो देखते जाओ कितना सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो ये देखो ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये तो हमारे पास था क्या था, जाइगोट था, ठीक है। और ये सब सारा जो स्टेज बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोमियर। तो न्यूली फॉर्म सेल्स जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टो मियर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो देखो ये लग रहा है लाइक माइटोसिस, ठीक है। ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं है, ये लाइक माइटोसिस की तरह है, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ एस फेज दिखता है। मतलब एस फेज क्यों आता है, एस फेज का फंक्शन क्या होता है, एस फेज में बेसिकली होता क्या है, एस फेज में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया सेल, मतलब जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो डिवाइड करता है अपने आप को, मतलब एक से दो बनता है ये सारा चीज, ठीक है। ये तो होना चाहिए भाई, जो सेल बन रहा है उस सेल ऑर्गेनल्स तो होना चाहिए ना हर सेल में। तो ये डिवाइड करता है, फिर से डिवाइड करता है, फिर से डिवाइड
डिवाइड करता है। तो इस तरह का डिवीजन चलता रहता है, तो नॉर्मल माइटोसिस नहीं होता। ठीक है, क्यों? इसका रीजन क्या है कि सिर्फ इसमें एस फेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यहाँ पर में ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जिसको बोलते हैं वो इसमें ज्यादा होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो इसमें ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। तो देखो पढ़ो क्या है कि ये सेगमेंटेशन है, ये क्लोज्ड माइटोसिस है। ठीक है, क्लोज्ड माइटोसिस मतलब एक से अंदर में ही हर सेल डिवाइड कर रहा हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोज्ड माइटोसिस। ठीक है, क्लीवेज डिवीजन है, रैपिड होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है जाइगोट्स मूव, तो अब इस्थमस से कहा जब इस्थमस से ये मूव करता है एम्पुला से कहा जाएगा इस्थमस की तरफ, ये क्लीवेज स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, टुवर्ड द यूट्रस की तरफ जाएगा, 2 4 8 16 स्टेज बनाएगा। कितना सेल स्टेज बनना है यहाँ पर? 2 सेल स्टेज बनना है, 4 सेल स्टेज, अब ये 8 सेल स्टेज बन जाएगा। ठीक है, 8 सेल स्टेज बन रहा है ना। फिर उसके आगे जाके 16 सेल स्टेज बनाएगा आगे जाके। ठीक है, आगे जाके 32 सेल स्टेज बनाएगा। तो ऐसा बनते जाएगा आगे, इस स्टेज को बोलते हैं अप टू द 16 2 4 16 स्टेज तक की इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, रिजल्ट्स इन द मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो विदाउट एनी चेंज इन द ओवरऑल साइज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट एनी चेंज इन द ओवरऑल साइज। ठीक है, इसमें साइज में किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो नॉर्मल माइटोसिस और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि जो नॉर्मल माइटोसिस है उसमें सारे फेज इंटरफेज जो होते हैं उसमें एस फेज G1 G2 सारे चीज दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिखता क्योंकि इसमें एस फेज ही सिर्फ एस फेज ही दिखता है ना। इसीलिए ये नॉर्मल माइटोसिस से थोड़ा अलग है। और ये क्लोज माइटोसिस है। क्लोज माइटोसिस मतलब एक सेल के अंदर ही माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आगे बात समझ में है ना। सॉरी थोड़ा सा वो लैग कर गया है ना। चलो तो अब समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो ये था कि ये डिफरेंस देख लो। ठीक है, ये डिफरेंस है ना। तो ये था आज का पूरा सेशन हमारा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये सब सारा पढ़ेंगे, मॉडुला, फिर पूरा स्टेज पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लास्टोसिस किस तरह से इम्प्लांटेशन होता है, सारा चीज पढ़ेंगे। एक एक चीज धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। कोई दिक्कत देने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।